नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। आज हम बिग पिक्चर में बात करने जा रहे हैं कि जो चीनी है, जो शुगर है, उसके दामों में जो एक बढ़ोतरी हुई है, जो कहा जा रहा है कि ये कंज्यूमर की जेब पर बहुत भारी है और इस वक्त उसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जो इथेनॉल की तरफ गन्ने को शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से चीनी का प्रोडक्शन कम हो गया है और इस वजह से दाम महंगे हो गए हैं और ये कंज्यूमर की जेब पर हमला है। अब हमें ये समझना है कि ये जिस तरह से एथेनॉल के प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ रही है और जो एथेनॉल की प्रोडक्शन को लेकर जो टारगेट बनाए गए हैं और उसमें शुगर केन का यानी कि गन्ने का, मक्के का और राइस के मार्फत उससे जो प्रोडक्शन चल रही है, तो क्या अगर ये स्थिति बनी रहती है तो क्या आने वाले समय में हम मक्के के अंदर भी और विशेषकर अगर मैं बात करूं तो चावल के अंदर क्या हम चावल के दामों में बढ़ोतरी देखेंगे? और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग। देव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देव, अभी जो चीनी के दाम बढ़े हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये पॉलिसीज की वजह से है या प्रोडक्शन कम है, क्या कारण है? देखिए, इसके कई कारण हैं। आज के दिन हमने देखा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि बार बार जो रिपोर्ट्स आ रही है कि एल नीनो इस बार सुपर एल नीनो होगा। पिछले 100 साल के अंदर सबसे गर्म साल ये वाला साल होगा। इसके कारण गन्ना भी जो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और कई स्टेट्स जो एक मेजर गन्ना प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, उसके अंदर एल नीनो का प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। हम अगर राइस से कंपेयर करें तो गन्ने के केस में इसका प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है राइस के कंपैरिजन के अंदर। कई ऐसी स्टेट्स है जो गन्ना ज्यादा प्रोड्यूस करती है, उसमें डेफिसिट रेनफॉल आईएमडी ने भी प्रोजेक्ट करी है। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर शुगर का प्राइस ऊपर जा रहा है और इसका असर हमारी डोमेस्टिक क्रॉप के ऊपर भी पड़ रहा है। कई गवर्नमेंट स्कीम्स भी है ना, जिसका असर इसके ऊपर है। अब मैं चीनी का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, है ना, मैं आपको चावल के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ, बट अगर मैं चीनी की एक ऊपरी तौर पे बात करें तो भारत से चीनी का एक्सपोर्ट पहले भी नहीं होता था। अभी भी बहुत ही एक रिस्ट्रिक्टेड वे के अंदर ही चीनी का एक्सपोर्ट चालू है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो इसके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर एक ज़्यादा इम्पैक्ट लग रहा है rather than इंटरनेशनल प्राइसेस। जहाँ तक आपने एथेनॉल की बात करी, तो एथेनॉल में हमने देखा कि एथेनॉल की प्रोडक्शन काफ़ी सरकार ऑगमेंट करती जा रही है, उसको बढ़ाती जा रही है। बट उसके साथ एथेनॉल की डिमांड भी अगर सरकार बढ़ा रही है, तो उसकी सप्लाई साइड का भी सरकार ने कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करा है। अगर हम चावल की बात करें तो लगभग 52 लाख टन ब्रोकन राइस सरकार ने एथेनॉल प्लांट्स के लिए ईयर मार्क करा है ओएमएसएस पॉलिसी के अंदर, जिसके तहत अगर कोई भी एथेनॉल प्रोड्यूसर एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जिस क्वांटिटी के ऊपर वो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको चावल का कोटा मिलता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। ठीक है। तो वो ये चावल एफसीआई से 23 रुपए 20 पैसे के रेट के ऊपर खरीदता है, उससे एथेनॉल बनाता है और उसको ओएमसी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को सप्लाई देता है। ठीक है। सरकार ने इसको सब्सिडाइज इसलिए करा है क्योंकि सरकार ने दोनों तरफ रेट फिक्स करे हुए हैं। एक तरफ तो चावल का रेट 23 रुपए 20 पैसे एथेनॉल कंपनीज के लिए फिक्स करा हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी चावल से एथेनॉल प्रोड्यूस होता है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज को एक फिक्स रेट के ऊपर जाता है। तो एक तरीके से सरकार ने डिमांड और सप्लाई दोनों को एथेनॉल के केस में हाईली रेगुलेट करा हुआ है। जब आप एथेनॉल प्रोड्यूसर से बात करते हैं, जैसे हमारी संस्था के भी कई एथेनॉल प्रोड्यूसर्स एक एक्टिव मेंबर्स है, तो जब हम उनसे फीडबैक लेते हैं तो ये फीडबैक निकल के आया कि जो एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स है वो काफी खुश नहीं है चावल से एथेनॉल बना के, क्योंकि चावल का आउटपुट काफी कम आता है अगर हम कंपेयर करें मक्का से और शुगर केन से, तो उसके सामने चावल का आउटपुट काफी कम है। और बाकी कुछ केसेस में क्योंकि कई डिस्टिलरीज को एक कोटा भी मिलता है अल्कोहल प्रोडक्शन का, तो वो मोलेसेस के ऊपर ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एथेनॉल प्रोड्यूस करने में। चावल के केस के अंदर ये जो 23 रुपए 20 पैसे के ऊपर एथेनॉल उनको मिलता है,
ये एक सरकार की आज के दिन आई थिंक सो मजबूरी है कि वो इसके ऊपर सप्लाई देते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने कई दफ़ा आपके प्लेटफॉर्म पे भी आके आपके चैनल के थ्रू हमने बताया कि सरकार के पास काफ़ी सरप्लस स्टॉक है। लगभग अगर हम बफर स्टॉक की बात करें तो लगभग 27 मिलियन टन, माने 270 लाख टन चावल बफर स्टॉक की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर सरप्लस है। और इस साल एल नीनो या सुपर एल नीनो के बावजूद 20 लाख टन से हमारा उत्पाद पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ने की उम्मीद है। ओके। तो माने ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमारा जो टोटल सरप्लस स्टॉक है वो 270 लाख टन से काफी ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब एल नीनो के बावजूद, सुपर एल नीनो के बावजूद आपको ये लगता है कि जो हमारी राइस की क्रॉप है उसका स्टॉक और हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी और स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा, नंबर एक। अब दूसरा यहाँ पे जो सवाल ये भी है कि जिस तरह से मैंने कहा शुरुआत में कि भाई शुगर के प्राइस इसलिए भी बढ़े हैं कि भाई हमारे पास शॉर्टेज हो गई, जैसे आपने कहा भाई एल नीनो की वजह से भी शुगर केन की क्रॉप अच्छी शायद नहीं हुई, तो एक वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा, और साथ के साथ जो एथेनॉल की तरफ शिफ्ट रहा वो भी एक बड़ा रीज़न रहा। लेकिन अगर आगे चल के इसी स्थिति को अगर हम देखें, अगर ये जो हमारा चावल है, राइस है, अगर हमारा इथेनॉल के प्रोजेक्ट्स के लिए शिफ्ट होगा, जिस तरह से आपने बताया कि उसे ईयर मार्क किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या ये फूड सिक्योरिटी के लिए आने वाले समय में चैलेंज नहीं होगा, नंबर वन। और नंबर टू, क्या ऐसी स्थिति में जो हमारा राइस एक्सपोर्ट है, जो हम नंबर वन बने हुए, क्या उसके भी घटने की आप संभावना देखते हैं? देखिए, जहां तक हम फिगर्स की बात करें तो चावल का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है भारत से, वो लगभग 20-22 मिलियन टन के आसपास है, माने 200 से 220 लाख टन के आसपास। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो सरप्लस स्टॉक है वो 270 लाख टन है पिछले साल का, जो हमारे पूरे निर्यात से भी ज्यादा है। तो सरकार अगर 50-60 लाख टन इसके अंदर से एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट कर भी रही है तो उसका हमारे निर्यात के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ना, किसी भी तरीके से कोई असर नहीं पड़ना। ये तो सरकार की मजबूरी है कि हमारे पास इतना सरप्लस स्टॉक इकट्ठा हो गया है कि उसको हमें अब इधर उधर एडजस्ट करने की आवश्यकता हो गई है। जहां तक हम फूड्स की और आगे अगर इसको डीपली देखें तो भारत एक चावल के क्षेत्र के अंदर हमारा उत्पाद ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। इसके कई कारण है, इस पे भी एक अपने में ही एक पूरा एपिसोड हो सकता है, बट अगर मैं विस्तार में बताना चाहूँ तो क्योंकि हमारी स्टेट्स की और सेंटर की एमएसपी पॉलिसीज इस तरीके से है कि किसान को पैडी का, धान का उत्पाद करने में ज्यादा मुनाफा होता है और उसका रिस्क भी कम होता है। तो इस कारण से चावल का उत्पाद हर साल बढ़ोतरी की तरफ है। हमने ये देखा कि सुपर एल नीनो के बावजूद भी हमारा उत्पाद बढ़ रहा है। तो अगर किसी साल के अंदर ये वेदर फिनोमेना नहीं होगा तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा उत्पाद किस लेवल के ऊपर होगा। और आज हमारे पास इतने एवेन्यूज नहीं है और हमारा निर्यात इतना स्केल पे नहीं है कि हम जो ये इंक्रीजिंग प्रोडक्शन है इसको हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सके, जिसके कारण सरकार के ऊपर भी फिस्कल बर्डन काफी पड़ता है। काफी देश भी भारत को कि आप भारत की सब्सिडीज, जो एग्री सब्सिडीज है, उस पर प्रोटेस्ट करते हैं और एक तरीके से एक फिस्कल ट्रैप सा सरकार के लिए बन चुका है। तो आने वाले समय में बहुत जरूरी है कि सरकार इस तरीके के, जो उन्होंने एथेनॉल के अंदर इसको शिफ्ट करा किसी कुछ सप्लाई साइड को, इस तरीके के मैकेनिज्म निकालना बहुत जरूरी है। तो इसका डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी पे तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बल्कि हमारी फिस्कल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। फिस्कल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं देव, कि राइस एक्सपोर्ट से हमें फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आता है या ज्यादा आएगा अगर हम कंपैरिजन करें एथेनॉल के साथ में? यानी कि एथेनॉल की तरफ अगर हम राइस को डाइवर्ट कर रहे हैं तो वो ज्यादा स्ट्रेटेजी सही है, या हम राइस को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम जो एथेनॉल है उसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शन नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है कि हमारा निर्यात, और हमारी संस्था IREF भी कई दफा कोशिश करती है, जैसे आने वाले समय में भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026 का और इस बार ऑर्गेनाइज करा गया है 23 से 25 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर, जिसमें 170 देशों के लोग आएंगे। और इसमें ये कोशिश करी जा रही है कि किसी तरह से भारत का जो ये सरप्लस स्टॉक है या हमारा जो उत्पाद इतनी भारी मात्रा में जनरेट हो रहा है, इसको ऑफलोड करने के या इसको सेल करने के नए नए एवेन्यूज खोजे जाए।
तो हमने ये देखा कि आज हम जितना उत्पाद कर सकते हैं हम उतना उत्पाद कर पा रहे हैं। इसमें हमारे पास ना तो स्टॉक की कमी है, ना हमारे पास और कोई चैलेंज है। कई सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि सप्लाई मतलब डिमांड जनरेट करने के लिए सप्लाई इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया, और भी कई क्राइटेरिया इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन होता सरकार के पास, तब तो हम ये डिबेट करना हमारे लिए ठीक था कि सरकार फॉरेन एक्सचेंज एथेनॉल में दे। बट अगर हम एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब हम एथेनॉल की बात करते हैं तो इसमें एक हमारी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी है। क्योंकि आज जैसे आपने देखा कि गल्फ के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस चल रही है, जो वॉर चल रही है, उसके कारण भारत की सप्लाईज अगर कुछ दिन के लिए रुक जाती है तो हमारी पूरी इकोनॉमी एक बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन के अंदर आ जाती है। जैसे हमने कई स्टेट्स के अंदर देखा कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स के पास ऑयल की कमी हो गई थी, यहाँ तक सीएनजी तक की भी कमी हो गई थी, जिसके कारण पूरा जो इकोसिस्टम था वहाँ का, वो कुछ दिन के लिए स्टैंड स्टिल हो गया था। तो एथेनॉल प्रोडक्शन से हमारा एक फॉरेन एक्सचेंज का बिल भी कम होता है और एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी मिलती है सरकार को। स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी मिलती है देश को, ये एक अच्छा पॉइंट है। अब देव, अभी जैसे आपने भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2026 की बात करी, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी किस फेज में हम चल रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है। तो कितना मतलब कहते हैं ना, क्या फीडबैक आ रहा है लोगों से, किस तरह का पार्टिसिपेशन का स्केल है, और क्या लगता है कि कब तक ये सारे जो रजिस्ट्रेशन है फुल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे? देखिए, आज का अगर हम लेटेस्ट डाटा देखें तो हमें लगभग 61 दिन बच चुके हैं ये कॉन्फ्रेंस में जी, जिसके अंदर 30,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। जिसमें अभी तक 125 देशों से लगभग 2800 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उम्मीद है कि ये फिगर 150-170 तक आने वाले कुछ 60 दिनों में पहुंच जाएगी, जो अपने में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर किसी भी एक इवेंट के अंदर, और भारत जैसे देश में जहाँ पे हमारे पब्लिक इवेंट्स या ग्लोबल ट्रेड इवेंट्स बड़े छोटी मात्रा में होते हैं, मेरे को मतलब एक सरकारी इवेंट्स को अगर छोड़ दे तो प्राइवेट लेवल पे ग्लोबल इवेंट्स मैंने तो भारत में मतलब शायद हम उंगलियों पे उनको गिन पाएंगे। तो ऐसे माहौल के अंदर अगर 120-150 देशों के 3,000 लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो अपने में ही एक, मैं उसको कहूँगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके कारण, और जो 30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक सिंगल कमोडिटी इवेंट है, जिसके अंदर केवल और केवल चावल से जुड़ी इकोसिस्टम पूरे एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। तो 30,000 कंपनियों का एक ऐसे इवेंट के अंदर, जो एक सिंगल कमोडिटी इवेंट में शामिल होना, एक बहुत बड़ी बात है। इस समय तक लगभग हमारे 75% स्टॉल ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, और लगभग मेरी उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर बाकी भी जो थोड़ी बहुत जगह बची है वो भी बुक हो जाएगी इसके अंदर। ओके देव, एक चीज और बताइए कि जिस तरह से EY ने 2025 यानी बिग 2025 को वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस इवेंट बताया था, सर्टिफाई किया था कि भाई इससे बड़ा कोई इवेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो अब 2026 जो आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि भाई ये 3 टाइम्स बिगर आपने प्लान किया है, 30,000 रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर स्केल हम देखेंगे तो इस साल कहाँ जाने वाला है? देखिए, पिछले साल का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें लगभग 10,000 लोगों ने 10,800 लोगों ने रजिस्टर करा था, विजिट करा था, और लगभग 1,083 बायर उसके अंदर फॉरेन कंट्री से, लगभग 90 कंट्री से आए थे। तो इस साल अगर 3 गुना हम स्केल की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी 30,000 लोग तो रजिस्टर हो चुके हैं, और फॉरेन में जो पिछले साल 1,000 थे वो 3,000 लोगों तक फिगर पहुंच चुकी है। तो स्केल की अगर हम बात करें तो पिछले से जगह भी तीन गुना बड़ी है, और एक भारत की कृषि क्षेत्र की डेप्थ को दिखाता है कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़े निर्यातक है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, हम 170 देशों को सप्लाई देते हैं। इसके बावजूद भारत एक राइस इंडस्ट्री के लिए कभी प्लेटफॉर्म नहीं था पास्ट में। हमेशा हम थाईलैंड, वियतनाम या दुबई की तरफ जाते थे, पर जहाँ में भारत की डोमिनेंस है जिस सेक्टर में, उसके जो ग्लोबल ट्रेड इवेंट है वो भी भारत में होने चाहिए, है ना। तो ये BIRC की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस और सक्सेस ये शो करता है कि लास्ट ईयर वाज द लार्जेस्ट राइस कॉन्फ्रेंस जो आज तक पूरे दुनिया में कहीं पे हुई। उसके बावजूद इस साल हम 3 गुना स्केल के ऊपर है, जो 60 दिन पहले तक हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो इसमें रिस्पॉन्स है वो इस साल भी ग्रो करेगा और अगले साल भी ग्रो करेगा। बिल्कुल, यानी कि जो भारत मतलब जो राइस है, मतलब इंडिया है, जो भारत है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है, और अब उसी के साथ में जो सेंटर स्टेज है राइस का, वो इंडिया
बनने जा रहा है भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस की वजह से, उसके कारण से। तो इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन बताइए, जो आपके इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं उनको क्या किसी तरह का बेनिफिट मिल रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? अगर आप IREF के मेंबर हैं तो आपको इसमें कई कई किस्म के बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो हर IREF मेंबर को जो एक स्टैंडर्ड पास है जो लगभग 6,000 प्लस GST 7-1 हज़ार रुपये का एक पास कॉस्ट करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर मेंबर को मिलता है। वेरी गुड। सेकेंडली, जो एक VIP पास है इसके अंदर, VIP पास की वजह से आपको प्रायोरिटी एंट्री, VIP लॉन्च और VIP बैज और भी कई कई तरीके के बेनिफिट्स जो हमारी वेबसाइट के ऊपर बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है, वो सारे बेनिफिट्स एक VIP पास होल्डर को मिलते हैं। जो एक पास की कॉस्ट 35,000 रुपये प्लस GST है। लगभग 40-41 हज़ार रुपये का ये पास पड़ता है। ये IREF मेंबर को 50% रेट के ऊपर वो परचेज कर सकता है इसको। तो ये दो बेनिफिट IREF मेंबर्स को सामने की सामने है। बिल्कुल, यदि आप इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के मेंबर हैं और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो मुझे लगता है कि ये मौका है जो आपको चूकना नहीं चाहिए। तो ये थी अभी हमारी देवगर्ग जी से बातचीत, और हमने समझा कि भाई एथेनॉल की तरफ राइस शिफ्ट किया गया है और उसको लेकर जो चिंता जताई जा रही है कि जिस तरह से चीनी के दाम बढ़ गए हैं तो आने वाले समय में ये फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा भी हो सकता है और इसके राइस प्राइसेस बढ़ सकते हैं। बट देवगर्ग का कहना है कि ऐसा फिलहाल कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती है। रीज़न है कि हमारे पास बफर स्टॉक बहुत ही बहुतायत में है, तो घबराने की कोई आवश्यकता ना। देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।